किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस से लेकर शिवसेना तक और कम्युनिस्ट से लेकर शरद पवार तक सब अपना अपना हिसाब केंद्र सरकार से बराबर करने की कोशिश में हैं। सबके निशाने पर वोट बैंक की सियासत है और वे चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से केंद्र से बीजेपी की विदाई हो जाए और सत्ता की मलाई वे फिर से मिल बांट कर खाएं। पंजाब के किसान धरने पर बैठे हैं। हालांकि ये बात कांग्रेस के नेता ही कह चुके हैं कि धरना देने वालों में खालिस्तान के समर्थकों से लेकर सीएए के विरोधी तक सब शामिल हैं। मतलब धरने में भीम भी है और मीम भी। अब किसान आंदोलन के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाने लगी है। महाविकास अघाड़ी सरकार की सहयोगी पार्टी स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी ने धमकी दी है कि वो किसी भी केंद्रीय मंत्री को महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सहयोगी राजू शेट्टी ने कहा कि वो कोल्हापुर, पुणे और औरंगाबाद में पंजाब और हरियाणा के आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में हैं। साथ ही संगठन ने पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किए। राजू शेट्टी ने धमकी दी कि अगर किसानों की समस्याओं का निपटारा नहीं हुआ तो वे केंद्रीय मंत्रियों को महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधार के नाम पर केंद्र कॉरपोरेट और बड़े औद्योगिक संस्थानों को शक्तियां देना चाहती है। उनका आरोप था कि मोदी सरकार के नए कृषि कानून किसानों को ताकतवर बनाने के बजाय और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बड़े व्यापारियों की दया पर निर्भर रखना चाहती है। उद्धव सरकार के सहयोगी राजू शेट्टी ने कहा कि कृषि कानून में एमएसपी का भी जिक्र नहीं किया गया है, जो कि किसानों को वित्तीय स्थिरता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। हालांकि पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि एमएसपी को खत्म नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसके नाम पर विपक्षी पार्टियां दुष्प्रचार कर किसानों को भड़का रही हैं। केंद्र सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि किसानों के प्रदर्शन केवल पंजाब या हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश के किसान इस आंदोलन के समर्थन में अब आवाज उठा रहे हैं। ये वही राजू शेट्टी हैं जिसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया है। इसके पहले पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी सहित बीजेपी के अन्य नेताओं के चेहरे देखे हैं, वो सभी शैतानों की तरह दिखते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शायद ये नहीं जानते कि भगवान और शैतान एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी जिंदगी उस मोड़ पर ला खड़ी की है जहां उन्हें उनके कैबिनेट मंत्रियों और नेताओं की कब्रों के साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी जैसे औरंगजेब की कब्र के साथ किया जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर चर्चा करने मुंबई क्या पहुंचे, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक के पसीने छूटने लगे और सब ये कहने लगे कि ये फिल्म इंडस्ट्री को उठाकर यूपी ले जाना चाहते हैं। उद्धव सरकार की आशंकाओं को दूर करते हुए सीएम योगी ने साफ कहा कि हम महाराष्ट्र से कुछ ले जाने नहीं आए हैं और न ही हमारा कोई ऐसा इरादा है। हम तो नया और बेहतर करने के लिए आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने कई हस्तियों से बात की। हमें पिछले 3 वर्षों में 3 लाख करोड़ का निवेश मिला। हमने यूपी में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता लाने में सुधार किया। यूपी में एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाने की भी योजना है। हमने इसके लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए एनसीआर में करीब 1000 एकड़ भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, जो जेवर एयरपोर्ट से केवल और केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर भारत और विदेशों के कई शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई कुछ छीन नहीं लेता, ये सिर्फ ओपन मार्केट कंपटीशन है। ये इस बारे में है कि कौन आपको बेहतर सुविधा देता है, जो कि अनुकूल माहौल प्रदान करता है। मुंबई फिल्म सिटी जैसा है वैसा ही काम करेगा। यूपी की फिल्म सिटी अपना काम करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा काम सुविधाएं प्रदान करना है। हम इसे एक क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित नहीं करना चाहते, लेकिन इसे विश्व स्तरीय बनाना चाहते हैं। मैंने विशेषज्ञों से बातचीत की है। हम किसी से कुछ छीन नहीं रहे। मैं यहाँ छीनने नहीं आया हूँ। हम कुछ नया देने के लिए आए हैं। सभी को कुछ नया देना होगा। शिवसेना नेता संजय राउत की बातों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम महाराष्ट्र से कुछ लेना नहीं, बल्कि एक उत्तर प्रदेश में नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। क्यों कोई इसके बारे में चिंतित हो रहा है? उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी होगी और बेहतर सुविधाएं देनी होंगी। जो सुविधाएं दे पाएगा लोग वहां जाएंगे और उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। एक नई फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में नए परिवेश में नई आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाएगा। सीएम योगी मुंबई के दौरे को लेकर संजय राउत की बौखलाहट देखने को मिली। राउत ने चेतावनी दी थी कि मुंबई की फिल्म सिटी को दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में फिल्म उद्योग भी बड़ा है।
पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी फिल्म सिटीज हैं जहां सीएम योगी को जाना चाहिए, वहां के निर्देशकों और कलाकारों से बात करनी चाहिए। या क्या ये केवल मुंबई में ही ऐसा करने आ रहे हैं? महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी सीएम योगी को राज्य में दौरे से पहले चेतावनी दी थी कि वे किसी को भी राज्य से कोई उद्योग नहीं ले जाने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी ने कोशिशें तमाम की। टीएमसी के नेताओं ने ये खबर भी फैलाई कि सब ठीक है, लेकिन शुवेंदु अधिकारी माने नहीं और साफ साफ कह दिया कि टीएमसी के साथ काम करना अब उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही अब शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों पर एक तरह से मुहर लगती दिख रही है। बीजेपी पहले से ही शुवेंदु अधिकारी को अपने पाले में करने के लिए बेकरार है। अब शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में जाएंगे तो उनके साथ कई विधायक और कई नेता भी होंगे। शुवेंदु अधिकारी का ताजा रुख ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी ममता बनर्जी को अब सबसे पहले अपने इस नुकसान की भरपाई करनी होगी, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी नेतृत्व को संदेश भेजा था कि अब उनके लिए टीएमसी में रहकर काम करना संभव नहीं है। सूत्रों का कहना है कि अधिकारी ने सौगत राय को मैसेज भेजकर कहा कि टीएमसी के साथ उनकी समस्याएं बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं। एक दिन पहले ही सौगत राय ने दावा किया था कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर जैसे नेताओं के साथ मिलकर शुवेंदु अधिकारी को मना लिया है और वे पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं होने वाले हैं। राय ने यह भी कहा कि मीटिंग के बीच में उन्होंने ममता बनर्जी को फोन मिलाकर अधिकारी को दिया। मुख्यमंत्री ने शुवेंदु अधिकारी से कहा कि हमें एक साथ काम करना चाहिए। उन्होंने इस पर सहमति जताई। असल में शुवेंदु अधिकारी अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर की ओर से संगठन में लिए गए फैसलों से नाराज हैं। टीएमसी ने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिलने के बाद प्रशांत किशोर को विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन रणनीति का जिम्मा सौंपा। टीएमसी के चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए अधिकारी ने डिमांड रखी कि करीब 65 विधानसभा सीटों पर उनकी पसंद के उम्मीदवारों को उतारा जाए। ये नेतृत्व को स्वीकार नहीं हुआ। इसके बाद शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों ने बताया कि अधिकारी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि नेतृत्व ने बातचीत को लेकर मीडिया को जानकारी दी, जबकि फैसला ये हुआ था कि वह ऐसा कुछ दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अधिकारी ने रॉय को मैसेज में बताया कि उन्हें पार्टी में किस तरह की दिक्कतें हैं। रॉय ने शुवेंदु अधिकारी के बयान पर कहा कि कल शाम मीटिंग में जो कुछ और 5 लोगों की मौजूदगी में तय हुआ वह मैंने आपको सच सच बताया। यदि शुवेंदु ने अपना मन बदल लिया है तो इसका फैसला वह करेंगे और मीडिया को बताएंगे। मैं नहीं कहूंगा कि कल रात में मेरी उनसे बात हुई। हाँ, मुझे मैसेज मिला ये पूछने पर कि क्या और चर्चा की गुंजाइश है। रॉय ने कहा, मैं नहीं देख रहा कि ये हो रहा है यदि किसी ने अपना मन बदल लिया है। शिवसेना एक बार फिर बदजुबानी पर उतर आई है। उद्धव ठाकरे के बदजुबान और घटिया भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेता संजय राउत सीएम योगी से इस कदर परेशान हो गए कि उनकी जुबान ही बिगड़ गई। राउत ने सामना में सीएम योगी के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया तो योगी सरकार के मंत्री ने इस पर पलटवार किया और कहा, जबान संभाल के बात करो। संजय राउत को उनकी बदजुबानी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट फटकार भी लगा चुकी है, लेकिन राउत की बदजुबानी जारी है। यूपी में फिल्म सिटी बनने की खबरों से बेचैन होकर शिवसेना ने कहा कि वेब सीरीज में दिखाए गए प्रसंग ही यूपी की वास्तविकता हैं और अब मुंबई में मिर्जापुर 3 बनाने की तैयारी हो रही है। साथ ही ये भी कहा, मुंबई से फिल्म सिटी को ले जाने किसी के बाप के लिए भी संभव नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में फिल्म सिटी को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संपादकीय में लिखा गया है, यूपी की आपराधिक सच्चाई, कानून व्यवस्था का सनसनीखेज फिल्मांकन मिर्जापुर 1 और 2 में किया जा चुका है। विपक्षी दल यूपी की अवस्था मिर्जापुर जैसी ही होने का आरोप लगाते हैं। इस सच्चाई को बदलने की जिम्मेदारी योगी सरकार की है। सिर्फ दीवारें खड़ी कर देने से स्थिति नहीं बदलेगी। योगी सरकार पर हमला करते हुए सामना में लिखा गया कि मुंबई से फिल्म सिटी उद्योग उठाकर ले जाना किसी बच्चे के हाथ से चॉकलेट छीन कर ले जाने जितना आसान नहीं है। ये किसी के बाप के लिए भी संभव नहीं है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं का इस पर क्या मत है? क्या मुंबई में आए योगी को भी उनका समर्थन है? ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। शिवसेना ने कहा कि लॉकडाउन के दौर में जो लोग मुंबई की आलोचना कर रहे थे वही अब यहाँ आ रहे हैं।
मुंबई से नोचकर ले जाकर योगी महाराज लखनऊ और नोएडा में सोने की धूल कैसे उड़ाएंगे? लाखों उत्तर भारतीय घर परिवार छोड़कर दो रोटी के लिए मुंबई आते हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिले बगैर योगी के संकल्पना वाली माया नगरी से सोने की धूल नहीं निकलेगी। उत्तर प्रदेश में रोजगार है नहीं, आर्थिक स्तर पर दिवालिया हो गया है। योगी जी का कहना है कि हम कुछ छीनकर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि नई फिल्म सिटी बसाने जा रहे हैं। अब कौन बेहतर सुरक्षा और सुविधा देगा, ऐसी स्पर्धा रहेगी। ये अच्छा विचार है, लेकिन फिल्म सिटी मुंबई में ही क्यों समृद्ध हुई, बढ़ी और निखरी, इसका भी विचार कर लेना चाहिए। यूपी सरकार के मंत्री एसपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी की मुंबई यात्रा से उनकी नींद उड़ गई है। उन्होंने सामना संपादकीय का उपयोग करते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये उनकी पार्टी की संस्कृति हो सकती है। बॉलीवुड के लोगों द्वारा खुले दिल से हमारा स्वागत किया गया। सुपरस्टार रजनीकांत का नया अवतार जल्द ही सबके सामने आने वाला है। अब रजनीकांत रुपहले पर्दे पर हैरतअंगेज कारनामे करने की जगह राजनीति में नया हंगामा करने की तैयारी में हैं। रजनीकांत ने इस बात का ऐलान किया है कि वे दिसंबर में अपनी पार्टी की घोषणा कर देंगे और चुनाव जीतकर तमिलनाडु में नई सरकार बनाएंगे। रजनीकांत ने ट्वीट किया और कहा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम जरूर जीतेंगे और ईमानदार, पारदर्शी, करप्शन मुक्त और धार्मिक राजनीति देंगे, वो भी किसी धर्म और जाति से भेदभाव किए बिना। उन्होंने लिखा कि अब सब कुछ बदलने का वक्त है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। रजनी के ट्वीट के मुताबिक वह जनवरी में पार्टी लॉन्च करेंगे और 31 दिसंबर को अनाउंसमेंट किया जाएगा। रजनीकांत की इस घोषणा से एमके स्टालिन की नींद जरूर उड़ गई होगी, जो कांग्रेस और कम्युनिस्टों के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे। रजनीकांत ने 1996 के चुनाव में जयललिता के खिलाफ कैंपेनिंग की थी और चुनाव का नतीजा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के पक्ष में आया था। इसी के बाद रजनीकांत के फैंस राजनीति में आने का इंतजार कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2017 को रजनीकांत ने घोषणा की थी कि वह जल्द ही अपनी पार्टी अनाउंस करेंगे और 2021 में तमिलनाडु के जनरल इलेक्शन में सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ेंगे। सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि वह 31 दिसंबर को अपनी बहुप्रतीक्षित राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे और वर्षों से चल रही अटकलों को समाप्त करते हुए इसे जनवरी में लॉन्च करेंगे। उन्होंने ये घोषणा अपने मंच रजनी मक्कल मंदिरम के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात के एक दिन बाद की। उन्होंने कहा कि वह चुनावी राजनीति से जुड़ी अपनी योजनाओं को जल्द घोषणा करेंगे। अपनी पार्टी के अधिकारियों से अहम बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि बैठक में जिला सचिवों के साथ उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। रजनीकांत ने कहा था कि पार्टी नेताओं ने उनका साथ दिया है और वह कोई भी फैसला लेते हैं तो सभी पार्टी नेता उनका समर्थन करेंगे। इसके साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा था कि राजनीति में एंट्री लेने पर वह जल्द ही ऐलान करेंगे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु का दौरा किया था। इसके बाद वहां की राजनीति में चुनाव को लेकर सभी दलों में सक्रियता बढ़ गई। ऐसे में अब रजनीकांत का पार्टी को लेकर एक बड़ा ऐलान इस बात की गवाही है, वे चुनावी जंग में मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।